everyone, this is your YouTube study partner Kiara and today I am back with another new video of SST. So yes guys, we were covering civics power sharing last time और इस बार हम पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 2 फेडरलिज्म। लास्ट टाइम की तरह मैं यहाँ पर भी आपको अपने नोट्स प्रेजेंट करूंगी जिससे कि आप इजीली एक क्विक और एक इफेक्टिव रिवीजन इस चैप्टर की कर सको। बिलीव मी गाइज, ये मेरे ओन नोट्स हैं जो कि मेरी टीचर ने मेरे को लिखवाया और साथ साथ मैंने थोड़ा सा बुक से कंफर्म करके लिखे एंड आई विल ऑल्सो बी एक्सप्लेनिंग देम टू यू। तो अगर आपको टेस्ट से पहले या एग्जाम से पहले एक क्विक रिविजन करनी हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू टू हिट दैट लाइक बटन एंड अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। नाउ दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्योंकि चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म तो लेट अस स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है? सो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पावर को शेयर किया जाता है या डिवाइड किया जाता है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी और काफी सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स जो कि कंट्री के होते हैं। तो इसके अंदर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, वन एट सेंट्रल लेवल एंड द अदर एट स्टेट लेवल। इसके बारे में हमने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था। नाउ अब फेडरलिज्म में आखिर होता क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सके कि एक कंट्री फेडरल है या नहीं है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है गाइस कि व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। यू मस्ट नो कि हमारी डेमोक्रेसी एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो कैसे है, उसके हम फीचर्स कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द फर्स्ट फीचर इज दैट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा 2 या फिर 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं। इंडिया में 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण लोकल गवर्नमेंट को बाद में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट के रूप में सेट किया गया है। देन एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है या फिर हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग। यू नो, हमने पावर शेयरिंग वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि पावर इंडिया में लिस्ट्स के थ्रू शेयर होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में होते हैं 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में 66 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स। द नेक्स्ट फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज दैट इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है एंड रिजिड होता है। गाइस, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं और उसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू नो, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये है कि उसको कोई भी बदल नहीं सकता, ठीक है। एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। इंडिया एक फेडरेशन इसलिए है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और रिजिड है, उसको कोई बदल नहीं सकता। देन द नेक्स्ट फीचर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कोर्ट्स। ऐसे ही इंडिया में एक सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है जहां पर सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अथॉरिटी है। गाइस, आई एम रियली सॉरी अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रही हो, एक्चुअली जॉइंट फैमिली में तो दिस इज कम्प्लीटली अनअवॉइडेबल। सो हम नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कई एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, उनकी भलाई के लिए, एंड देन वो कंट्री की इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। नाउ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहली बात, यूनिटरी में हमेशा 1 टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, पर फेडरल में हमने डिस्कस किया था 2 या मोर लेवल्स होते हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है केवल वही आंसरेबल होती है लोगों को इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट, पर लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेपरेटली लोगों को आंसरेबल होते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं। देन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंगल पावर पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वी डिस्कस की पावर शेयरिंग होती है लिस्ट के थ्रू। द नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट फेडरलिज्म में हमेशा एक रिजिड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होने के बावजूद फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट यूनिटरी है या फेडरल है। नाउ देयर आर 2 रूट्स टू फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इनके क्या मतलब है अभी देखते हैं, बट ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विच आर द 2 रूट्स टू फेडरलिज्म, तो उसमें आपको याद रखना है कि क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं आपस में, वो एक साथ जुड़ जाते हैं ताकि वो एक बिगर कंट्री, एक नेशन फॉर्म कर सके। इससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है साथ में रहकर। दूसरा, उनकी पर्सनल जो आइडेंटिटी होती है और फ्रीडम होती है, सोवरेनिटी होती है, वो मेंटेन रहती है। यहाँ पर
हर स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है और बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इक्वल पावर्स होती हैं. सो वी हैव एग्जांपल्स एज यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. दीज आर कमिंग टुगेदर फेडरेशंस. हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसके अंदर क्या होता है कि एक लार्ज कंट्री अपने पूरे जितने भी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं और नेशनल गवर्नमेंट है उनके बीच पावर्स को डिवाइड करती है, पावर शेयरिंग करती है. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जितने भी स्टेट्स हैं उनमें इक्वल पावर्स नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस हैं. देन वी हैव द क्वेश्चन, इंडिया में कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर्स दी गई हैं, कुछ स्टेट्स को लेस पावर दी गई है. व्हाई इज दिस सो? वी हैव टू गिव द रीजंस. तो आपने भी देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन ही यही है कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और हमने पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि ऑल स्टेट्स डोंट हैव इक्वल पावर्स. इसी कारण कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर को ज्यादा पावर्स और स्पेशल राइट्स दिए गए थे अंडर आर्टिकल 370, क्योंकि ये एक प्रिंसली स्टेट था और इसे यूनिफिकेशन के टाइम में बहुत ही मुश्किल से अपने साथ यूनिफाई किया गया था. इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पे, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसकी अलग थी और पावरफुल थी. जो हमारे इंडियंस जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी इंडियंस हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, वहां पर घर नहीं खरीद सकते थे, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स बाकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले सकते थे. सो दिस वाज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बोथ द पीपल. पर लेकिन नाउ यू नो दैट आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया है और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिए हैं. सिमिलरली स्पेशल प्रोविजंस होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि मणिपुर, असम, इनके लिए होते हैं. और इंडियन यूनियन के कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी बहुत लेस पावर होती है. ये हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की स्पेशल पावर्स होती है, बट कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी लेसर पावर भी होती है. फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज जैसे दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये सब. दिस इज बिकॉज ये इतने बड़े नहीं थे कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन सके, छोटे छोटे ही हैं, और इतने भी छोटे नहीं थे कि शहर का रूप लेके स्टेट्स में मिल सके. दैट्स वाई यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया. इनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इनके पास स्टेट्स की पावर नहीं होती है. दिस मीन्स दे आर वेरी लेस पावरफुल. इनके पास पावर नहीं होती है. नाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. अब हम ये सोचते हैं कि आखिर इतनी डाइवर्स कंट्री में, इतने जहां पर इतने सोशल डिफरेंसेस हैं, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस हैं, जेंडर डिफरेंसेस हैं, वहां पर फेडरलिज्म कैसे सक्सेसफुली वर्क कर रही है. या फिर हम क्वेश्चन को रिफ्रेम करें तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने क्या किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की एक पॉलिसी अडॉप्ट की. एक्सपीरियंस ने खुद ने बताया है कि इस पॉलिसी ने हमारी कंट्री को और सक्सेसफुल और यूनाइटेड बनने में मदद की है. एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे इजियर हो गई है. क्या था इस पॉलिसी के अंदर कि जितनी भी ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया थी, यूनिफिकेशन के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उनकी बाउंड्रीज को बदला गया, थोड़ा सा चेंज किया गया ताकि न्यू स्टेट्स बन सके. इन न्यू स्टेट्स का क्या था कि वो न्यू स्टेट्स बनाए गए जहां के लोग एक ही भाषा बोलते थे. तो दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. नेक्स्ट हमारी कंट्री ने क्या किया, लैंग्वेज की एक पॉलिसी अडॉप्ट की. उसके अंदर क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का ओहदा या स्टेटस नहीं दिया था. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए आइडेंटिफाई किया क्योंकि 40% लोग उसको बोलते थे. बिसाइड्स हिंदी हमारे पास 21 अदर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने जगह दी है. इस फ्लेक्सिबिलिटी ने हमारी कंट्री को बहुत मदद की है ताकि हम श्रीलंका जैसी सोशल डिफरेंसेस, लैंग्वेज बेस्ड डिफरेंसेस को अवॉइड कर सकें. हमारे इसीलिए अच्छे रिलेशंस बन सके हैं, फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो पाई है. द थर्ड पॉइंट इज दैट सेंट्रल स्टेट रिलेशंस बहुत अच्छे से मेंटेन रहे हैं. 1990 के बाद कॉलिशन गवर्नमेंट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू पावर शेयरिंग का एक न्यू कल्चर आया और इससे स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ी. उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बेफालतू में हुक्म नहीं लागू कर सकती थी, आर्बिट्री मैनर में उसको डिसमिस नहीं कर सकती थी. उसकी डिमांड्स को भी कंसिडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ता था. इससे क्या हुआ कि पावर शेयरिंग थोड़ी और ईजियर और थोड़ी और इफेक्टिव बन गई. नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है और इसके बिहाइंड बेसिक आइडिया क्या है. तो डिसेंट्रलाइजेशन होती है कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की थोड़ी बहुत पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, उसको ट्रांसफर कर दी जाती है, देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. इसके बिहाइंड कुछ बेसिक आइडियाज क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल
बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि लोकल लेवल पर ही अच्छे से सेटल डाउन हो जाती हैं। दूसरा, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स, जो उनकी लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे से पता होती हैं। भाई हमें पता है कि हाँ हमारे यहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है या हमारे यहाँ पर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, ये बात हमारे चीफ मिनिस्टर को नहीं पता होगी, बट हमारी लोकेलिटी है, हमें पता है। तो दैट्स वाई द प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सेटल्ड बाय द पीपल एट लोकल लेवल। सेकंड, लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनको आइडिया ज्यादा होता है कि कहाँ पैसे को और रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना है, स्पेंड करना है, किस जगह लगाना है। दैट्स वाई बहुत एफिशिएंट हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड, इससे इंश्योर होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट लोकल लेवल इन डिसीजन मेकिंग, जो कि बहुत बेनिफिशियल भी है। इससे क्या होती है, लोगों में एक आदत आती है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की, और इस तरह से सारे सिटीजन्स ग्रास रूट लेवल यानी बिल्कुल नीचे के लेवल से ट्रेन होना शुरू होते हैं ताकि वो अच्छे लेवल के लिए जा सकें। देन जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का वर्कलोड और जो बर्डन है वो भी कम कर देती हैं लोकल गवर्नमेंट, इसीलिए बहुत मानी गई है। देन इसका एक और फायदा है कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हुई है, क्योंकि आपने सुना होगा कि 1/3 ऑफ सीट्स जो होती हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं। दैट्स वाई वुमेन एम्पावरमेंट हुई है, उनकी एक्टिविटी बढ़ी है गवर्नमेंट में। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई, ये कैसे हुआ या फिर इसे कौन लेके आया, किस तरह से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई, हमारी गवर्नमेंट में आई, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन अभी कुछ सालों से आई है, पहले नहीं थी। तो क्या हुआ था, 1992 का दौर था। उस साल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया ताकि जो थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकल गवर्नमेंट जो लेवल है, उसको थोड़ा और पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जाए। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स को पास किया गया। जो 73rd एक्ट था वो रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए था, यानी गांव की लोकल गवर्नमेंट के लिए, और 74th एक्ट था वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी टाउन्स एंड सिटीज की लोकल गवर्नमेंट के लिए था। इसकी कुछ मेन फीचर्स क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर इलेक्शंस। अब जितने भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके लिए क्या नाम है, रेगुलर इलेक्शंस को होल्ड करना कंपलसरी हो गया था, मैंडेटरी हो गया था। सेकंड, जितने भी एससीज हैं, एसटीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए इलेक्टेड बॉडीज में सीट्स को रिजर्व करना जरूरी हो गया था। तो सेकंड फीचर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। थर्ड, रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन। ये हमने अभी भी पढ़ा था कि 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकल बॉडीज आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अनदर फीचर इज दैट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन। उससे क्या होता था, उसका रोल ये था कि वो हर स्टेट में पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा रेगुलरली। देन द नेचर ऑफ शेयरिंग। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अपनी कुछ पावर्स और कुछ रिसोर्सेज, जो रेवेन्यू आता है, वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा ताकि लोकल लेवल पर डेवलपमेंट हो सके। ये जो नेचर ऑफ शेयरिंग है ये स्टेट टू स्टेट वेराई करता है, यानी डिफरेंस इसमें आ जाता है। नाउ व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, इसके अंदर क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रूरल लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज। देन वी हैव अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं पंचायती राज के बारे में और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ वी नो दैट रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली पंचायती राज के नाम से मशहूर है। तो पंचायत होती क्या है? हर विलेज में या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस को एक काउंसिल गवर्न करता है जिसके अंदर कई सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं। एक्चुअली 5 होते हैं तो उनको पंच कहते हैं, एंड उनका एक हेड होता है, एक प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच कहते हैं। दिस बॉडी इज कॉल्ड ग्राम पंचायत, एंड ये पूरे विलेज के लिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसको, ये जो मेंबर्स हैं पंच और सरपंच, इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको ग्राम सभा इलेक्ट करती है। व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा जितने भी वोटर्स हैं अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज इन द विलेज, ये सारे ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, और ये एडल्ट पॉपुलेशन जो कि विलेज में रहती है वो पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। ये पंचायत जो होती है ये ग्राम सभा के ओवरऑल सुपरविजन के अंडर काम करती है, और ये ग्राम सभा को हर साल 2 या 3 बार मिलना होता है ताकि जो पंचायत का एनुअल बजट है उसको अप्रूव किया जा सके, और क्या परफॉर्मेंस हो रही है पंचायत की, क्या पंचायत फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, वो देखे जा सके। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज में हम क्या करेंगे? अभी हमने पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फीचर्स हैं, क्या बेसिक आइडिया है, हम उसी के पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। टोटली लिख सकते हैं कि जो इश्यूज है बेस्ट सेटल एट लोकल लेवल, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इनकरेजेस वुमेन एम्पावरमेंट, वही वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। सो इट इज वेरी इजी।
नाउ कम्स द क्वेश्चन पंचायत समिति एंड जिला परिषद, क्योंकि ये भी पंचायती राज के ही एक पार्ट है। तो पंचायत समिति क्या होती है कि जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो केवल पंचायत पे खत्म नहीं हो जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचा जाता है। तो क्या होता है कि कुछ ग्राम पंचायत साथ में मिलकर ग्रुप हो जाती हैं एंड वो पंचायत समिति बना लेती हैं। पंचायत समिति को ब्लॉक या फिर मंडल भी कहते हैं हमारे देसी भाषा में। एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, जितने भी पंचायत के मेंबर्स हैं, पंच है, सरपंच है, वो सारे इलेक्ट करते हैं इसके मेंबर्स को, इसके हेड्स को। देन जिला परिषद या जिला परिषद हम जैसे कहते हैं, वो क्या होता है कि जितनी भी पंचायत समिति हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे के सारे मिलकर जिला परिषद बना लेती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं और कुछ अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के, वो इसके मेंबर्स होते हैं। जो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड है वो कौन होता है, चेयरपर्सन। अब जब हम पंचायती राज की बात कर चुके हैं तो शहरों पे आ जाते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट या फिर म्युनिसिपल कमेटी या कॉर्पोरेशन। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कमिटीज को टाउन्स में सेटअप किया जाता है, जबकि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वो बिग सिटीज में सेटअप होती हैं, जैसे कि हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। जो भी म्युनिसिपल कमिटीज और कॉर्पोरेशंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं उनकी बॉडी इसे कंट्रोल करती है। म्युनिसिपैलिटी का हेड कौन है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन, पर वहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को मेयर कहते हैं। सो गाइस दिस वाज आवर चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर था आई थिंक, एंड ज्यादा दिक्कत नहीं आती। पावर शेयरिंग से थोड़ा सा ही डिफिकल्ट था, थोड़ा सा लेंदी है, अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी नहीं है। If you people liked the video and liked my explanation, you guys know what to do. You have to hit that like button and also comment down in the section below to give me some feedback कि क्या कुछ improvement हो सकती है या फिर आपको कोई mistake लगी हो तो. And do remember to share it so that our family can grow bigger and bigger. Last but not the least, thanks for watching guys. I love you all so much. Bye bye.